अच्छा जी, तो अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन ए, स्टार्टिंग विद सेक्शन ए, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, तो आपके पास इस किस्म के क्वेश्चन जो है हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको ये मिलेगा, ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। तो लाजमी नहीं है कि आपके सारे ऑप्शन जो है वो यूज हो रहे हों, और एक से ज्यादा दफा भी जो है वो ऑप्शन आ सकते हैं। तो इसलिए आपने जस्ट सिंपल मतलब इसमें जस्ट जो भी आपके पास नीचे क्वेश्चंस गिवन हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है। तो हैज एन आयन व्हिच इन एक्वियस सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। सो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो ऑब्वियसली कोई ट्रांजिशन एलिमेंट ही देगा, और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो यहाँ पे हमारे पास आयरन जो है, दिस गिव्स रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आप देखें तो कॉपर है, बट कॉपर गिव्स ब्लू प्रेसिपिटेट, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो ओनली आयरन गिव्स रेड ब्राउन पीपीटी, सो दैट मींस इट वुड बी आयरन। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है, हैज एन एटम विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हैज एन एटम विद एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद ओनली 5 ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स। नाउ मोस्टली बच्चों को इस किस्म के क्वेश्चन जरा थोड़े से ट्रिकी लगते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब अब इस किस्म के क्वेश्चंस में जहाँ आपसे नंबर ऑफ शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, यहाँ आपने पीरियोडिक टेबल से हेल्प लेनी है। ठीक है, हैज एन एटम विद एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद ओनली 5 ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स। ठीक है, जिसमें 5 ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स हो। तो अब 5 ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स का मतलब क्या हो गया? 5 occupied electron shells, that means that element, जिस element की बात हो रही है, it belongs to fifth period। ठीक है जी, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट होगा। सो अब आपने सिंपल ये देखना है कि आपके पास कौन सा ऐसा एलिमेंट है फिफ्थ, जो फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के। तो हम डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं और देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको अब अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे अपने पास सारे ऑप्शंस में, सो आयोडीन जो है यहाँ पे मौजूद है, और आयोडीन आपके पास लिस्ट में भी मौजूद है। ठीक है, आयोडीन जो है, बेसिकली यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में एल्यूमिनियम जो है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, आर्गन अगेन नॉट, आयोडीन जो है दिस बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड। आयोडीन फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, इसके अलावा आपको यहाँ पे फिफ्थ पीरियड का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। सो दैट मींस आयोडीन हैज 5 occupied electron shells। So and an atom with the electronic configuration with 5 occupied electron shells, that means they are talking about iodine। जी बेटा, क्लियर है ये? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं, लाजमी नहीं है बेटा। नोबल गैस जो है वो ऑक्यूपाइड का मतलब मौजूद है, फुली फिल्ड की बात नहीं हो रही, ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, डजंट मीन कि वो कह रहे हैं कि जी पूरे जो इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं वो फुली फिल्ड है। ठीक है, तो ऑक्यूपाइड मींस कि उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब आइदर इट इज फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड। सो मतलब जैसे यहाँ पे ये चीज डिस्कस हो रही है कि ऑक्यूपाइड होने चाहिए, तो फिफ्थ पीरियड का कोई भी एलिमेंट होगा, अगर नोबल गैस होती तो देन दे स्टेट के जी फुली फिल्ड होगा। ठीक है, as an oxide which decolorizes acidified potassium manganate। So potassium manganate जो है this is an oxidizing agent। और मैं बार बार बेटा एक ही बात करता हूँ कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप पोटेशियम मैंगनेट नाम लिख रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं, सो ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम में हमेशा देखिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, आपने भी इस तरह से लिखनी है लास्ट। अगर आप कहीं पे आपसे पूछा जाता है कि जी राइट द नेम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यू जस्ट सेड एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट, तो इस पे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7, कॉपर 2 सल्फेट, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 लिखना लाजमी है। तो हैज एन ऑक्साइड व्हिच डीकलराइजेस एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, पोटेशियम मैंगनेट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्साइड करेगा, मतलब ऑक्सीडाइज करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा? हैज एन ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है इसको आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, सल्फर,
सल्फर का ऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, दिस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसके ऑक्साइड को आप फर्दर ऑक्सीडाइज कर सके। ठीक है जी, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, दिस कैन बी वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो दैट मींस किसकी बात हो रही है? सल्फर की बात हो रही है। सो दिस इज सल्फर। ठीक है जी, कार्बन का जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो ऑलरेडी फुली फिल्ड, बता पहले कि फुली ऑक्सीडाइज होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। अच्छा देखो बेटा जैन, ये इस किस्म के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है, अच्छा अब देखें इसमें, एक मिनट, पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखें कि नाइट्रोजन, जो आप बात करें कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है, दिस कैन बी वेरी इजीली ऑक्सीडाइज बाय एयर, मतलब ये एयर के थ्रू ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑन दी अदर हैंड, आपको याद होगा कॉन्टेक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, उसके लिए आपको आपने कॉन्टेक्ट प्रोसेस में V2O5 यूज किया था। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज समथिंग जो ऑन इट्स ओन ऑक्सीडाइज नहीं होता। नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये ऑन इट्स ओन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जी बेटा मुक्तदर, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें जरा कॉन्सेप्ट, अच्छा आप देखें मतलब जैन आप कह रहे हो ना कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेटा ये पास पेपर्स की प्रैक्टिस है। आप जितनी पास पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं, ये ना बुक में है। ठीक है, ये चीजें पास पेपर्स की प्रैक्टिस से आपको क्लियर होंगी। जितना आप पास पेपर सॉल्व करते रहोगे, टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, सिलेबस कवर हुआ है, पास पेपर्स की प्रैक्टिस करो जितने कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ये बस वहां से। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, ये आपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला कल मैं, आज तो ये क्लास रखी हुई है, कल मॉर्निंग में मैं थोड़े से रिवीजन क्लास रखूंगा, तो उसमें ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, तो बाकी अपने तौर पे आप एक दफा ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स देखें, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, हैज अ सल्फेट व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो किसका सल्फेट है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है? lead sulfate. All the sulfates are soluble except for barium, calcium and lead, so that means they are talking about lead sulfate. तो अगेन आपको solubility rules याद होने चाहिए। ठीक है जी, then provides an inert atmosphere for the extraction of reactive metals। ठीक है, reactive metals की extraction में inert atmosphere provide करता है। तो कोई inert gas होगी, that is argon। ये argon के uses में हमने पढ़ा था ग्रुप 0 में। so argon जो है that would be used as to provide inert atmosphere in the extraction of reactive metals। produces ammonia, produces ammonia when it is warm with an aqueous mixture of sodium nitrate and sodium hydroxide। ठीक है जी, तो आपके पास क्या है? एक्वस मिक्सचर है किसका? सोडियम नाइट्रेट का, रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कोई सब्सटेंस इसमें ऐड करेंगे तो इट प्रोड्यूसेस अमोनिया। तो ये बेसिकली नाइट्रेट आयन का टेस्ट है, जिन्होंने नाइट्रेट टेस्ट ऑफ एनाइंस पढ़ रखे होंगे, तो नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए हमें NaOH ऐड करना पड़ता है, उसको हीट करना पड़ता है, और एक और सब्सटेंस ऐड करना होता है, दैट इज एल्यूमिनम। तो एल्यूमिनम की बात हो रही है यहाँ पे, एल्यूमिनम विल बी एडेड इन दी नाइट्रेट इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, उसको हीट करेंगे तो अमोनिया गैस जो है वो रिलीज होती है। जी क्लियर है? ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा, इसके लिए मैं, मतलब आप अपने पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मैं थोड़ी सी आपको एक इसमें आप कहते हैं कि मेरी सजेशन ये है कि ईयरली इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, बट ये जो क्वेश्चन 1 है, कोशिश करें एक साथ 10-12 क्वेश्चन 1 जो है वो 2015-16 से आप स्टार्ट करें, सारे क्वेश्चन 1 सॉल्व करते जाएं। तो अगर आप क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। अगर पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है, और आपको कोई मार्क डिडक्ट नहीं हो रहा, तो आप स्टार्ट करें 2010 से, 2009 से, अभी क्लास के बाद बैठ जाएं 2 घंटे के लिए, आप 2 घंटे में हो जाएंगे। पेपर डाउनलोड करें GCE गाइड से और क्वेश्चन 1 सॉल्व करते जाएं। ठीक है, तो उसमें आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल में। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन 1 की, तो कॉन्सेप्ट्स आपके इतने अच्छे होंगे इसके अंदर। कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए P1 और
T2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसकी थोड़ी सी आप जब जब भी आपको टाइम मिले तो आप बाकी उसके अलावा आप ईयरली सॉल्व कर रहे हैं वो आप करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट्स कंटेन many different types of carbon compounds. Plants contain many different types of carbon compounds. Carbon compounds are made in plants by photosynthesis. Write the overall equation for photosynthesis and state the conditions required for this process. So photosynthesis की equation लिखनी है, पहले भी हम बात कर चुके हैं photosynthesis की equation के ऊपर। Reverse of respiration है, carbon dioxide reacts with water. This gives glucose. The photosynthesis is a process in which plants make their own food. ठीक है जी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो इसको बैलेंस कर लें। 6 कार्बन है, ये प्रोडक्ट साइड पे 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन है, तो ये 6 लग जाएगा। 6 2 12, 12 प्लस 6 18 हो गया, तो 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये तो इक्वेशन आ गई। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने ओवरऑल इक्वेशन लिख दी तो 1 मार्क तो इसका हो गया। ठीक है, इक्वेशन का। उसके बाद फिर अब आपने 1 मार्क जो है वो आपके करेक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कंडीशंस आपने बतानी है। तो कंडीशंस जो है वो इसकी क्या होती हैं? It occurs in the presence of chlorophyll and sunlight. ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है ये बेसिकली प्लांट में पिगमेंट है जो बेसिकली सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, सो दैट फोटोसिंथेसिस कैन अकर। तो जस्ट सिंपल ये याद रखें कि जहां भी आपसे क्वेश्चन आ जाए फोटोसिंथेसिस पे एंड आस्क अबाउट द कंडीशंस, तो द कंडीशंस आर क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इफ दे आस्क जी क्लोरोफिल क्या करता है, तो इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट। वैसे तो आज तक कभी इस तरह से पूछा नहीं गया, ये नॉर्मली बायो में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में जस्ट सिंपल आपसे ये कंडीशंस पूछेंगे तो वो कंडीशंस आपने बता देनी है। ठीक है जी, क्लियर है ये? अच्छा जी, starch is a polymer found in plants. A starch can be hydrolyzed. Give the names of the product formed when starch is hydrolyzed. Starch basically हमने ये polymers के अंदर पढ़ा था। ठीक है, starch ये basically आप कह लें कि natural polymer है। starch के structure हमने पढ़ा था, ये let's say this is made from glucose. ठीक है जी, glucose. Give the name of the product formed when starch is hydrolyzed. तो आप सिंपल कह सकते हैं कि name of the product is, जिसका मोनोमर है दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा था? स्टार्च या कोई भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट हो या आप कह लें कि लार्जर शुगर हो, तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा इस टाइप से, इसमें ऑक्सी लिंकेजेस होंगे। ये बॉक्स जो है ये कार्बन की चेन को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करता हूँ, लेट्स सपोज इफ दिस इज हाइड्रोलाइज, तो ये बेसिकली यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा, ये इसकी एक रिपीट है। ठीक है, एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी एडेड व्हेन वी हाइड्रोलाइज अ पॉलीमर, वाटर मॉलिक्यूल एड्स अप। So basically ये जो ऑक्सीजन है this will gain hydrogen and this side will gain OH। तो जो आपका मोनोमर बनेगा that would be diol, OH OH। यानी वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड करना है, तो वाटर में से एक H इधर ऐड हो गया और OH इधर ऐड हो गया। तो ये आपको ये जो आपको मोनोमर मिला है, दिस मोनोमर इज कॉमनली नोन एज ग्लूकोज। इसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं और वी कैन कॉल इट अ सिंपल डायोल। ठीक है, ये शुगर कह दें, सिंपल शुगर कह दें। तो याद रख लें, जब भी स्टार्च हाइड्रोलाइज होगा या कोई भी कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज होगा तो वी गेट ग्लूकोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीमर विल यील्ड इट्स मोनोमर। किसी भी कंडेंसेशन पॉलीमर को हाइड्रोलाइज करेंगे तो मोनोमर करेंगे। जी बिल्कुल बेटा, सिंपल शुगर लिख सकते हैं आप आंसर। ठीक है जी। जी, वॉइस का इशू आ रहा है क्या बेटा? हाँ बेटा, किसी को भी अगर वॉइस का इशू आ रहा है, क्योंकि मोस्टली बच्चों की तो सही है, तो आप जिसको भी अगर इशू हो तो वो एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया hydrolysis of starch. Then give the reagent and condition, give the reagent and condition needed to hydrolyze starch. Starch को आपने hydrolyze करना है, तो hydrolysis जो है it occurs in acidic medium. Water itself ये hydrolyze नहीं करता, तो in acidic medium and plus हम इसको heat करते हैं। ठीक है, तो ये hydrolysis की condition ध्यान में रखें, acidic medium और साथ में इसको heat करेंगे, तो ये hydrolysis की condition है। ठीक है जी।
हाँ बेसिक मीडियम होती है, बट बेसिक मीडियम नॉर्मली ओ लेवल्स में एक तो आती नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड बिल्कुल ठीक है। हीट बेसिक मीडियम जब होगी तो फिर उसमें एसिड नहीं बनता, उसमें फिर सॉल्ट बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप कह लेंगे जो भी। अब यहाँ तो क्योंकि एसिड है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए आपने इसको एसिडिक मीडियम में ही करना है। नॉर्मली जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहे होते हैं वहां पे एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में फिर इंस्टेड ऑफ गेटिंग एसिड वी गेट सॉल्ट, सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी बेटा, महत क्लियर है ये बात? अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, when wood chips when wood chips are heated in the absence of air, colorless distillate is formed। ठीक है, तो ये आपके पास ये wood chips है, ठीक है, इनको हीट किया जा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर अ कलरलेस डिस्टिलेट इज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये डिस्टिलेट बन रहा है एंड दिस डिस्टिलेट इज कलरलेस। ठीक है, यानी यहाँ से जब आपने वुड चिप्स को हीट किया है, हीट करने पर यहाँ से कुछ वेपर्स बने होंगे, ये वेपर्स जो है वो यहाँ से होते हुए ठंडे पानी के अंदर आपने ये ट्यूब रखी हुई है तो ये कंडेंस हो गए और यहाँ पे आपको ये डिस्टिलेट की फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो अब ये कहते हैं कि द डिस्टिलेट कंटेन इथेनॉइक एसिड, ईस्टर्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये डिस्टिलेट जो है बेसिकली मिक्सचर है ऑफ इथेनॉइक एसिड, esters and other organic compounds. Ethanoic acid react with calcium hydroxide. Ethanoic acid reacts with calcium hydroxide to form a salt and water. Give the name and formula of the salt form. So ethanoic acid, जब भी carboxylic acid salt में convert होंगे, when a carboxylic acid convert into salt, तो नाम क्या change आ जाएगा? O8 हो जाएगा। For example, ethanoic acid है तो this becomes ethanoate. मीथेनोइक एसिड इट बिकम्स मीथेनोएट। यानी सॉल्ट कैसे बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड विल लूज द हाइड्रोजन, तो अगर ये इथेनोइक एसिड है CH3COOH, this will lose this hydrogen, so it becomes ethanoate, CH3COO नेगेटिव। सो मीथेनोइक एसिड से मीथेनोएट, इथेनोइक एसिड है तो इथेनोएट, प्रोपेनोइक एसिड है तो प्रोपेनोएट। और जो भी आपके पास मेटल है, जैसे यहाँ पे मेटल कौन सा है? कैल्शियम, सो द नेम ऑफ द सॉल्ट वुड बी कैल्शियम इथेनोएट। और फॉर्मूला लिखना है, तो अब आपने चार्जेस देखने, आयनिक कंपाउंड का या सॉल्ट के फॉर्मूला के लिए चार्ज देखना मस्ट है। तो कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसके ऊपर आप पीरियोडिक टेबल में चार्ज देखेंगे +2 आएगा। इथेनोइक एसिड में से एक हाइड्रोजन जाएगा तो उसके ऊपर चार्ज -1 आएगा। तो इसका मतलब एक कैल्शियम के साथ 2 इथेनोएट आयन आएंगे, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना है, तो अगर ये +2 है तो ये -2 होना चाहिए। तो ये -1 × 2 मतलब 2 इथेनोएट आयन रिक्वायर्ड होंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3COO2Ca, या Ca पहले लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे जी। ठीक है जी, ये सॉल्ट का नेम और फॉर्मूला आ गया जी। क्या रिपीट करना है बेटा? अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे बना? फॉर्मूला देख लें। बेसिकली हमने कहा कि इसको इरेज कर दो। आपने देखा है कि फॉर्मूला मतलब सॉल्ट किसके दरमियान बन रहा है? बिटवीन कैल्शियम एंड इथेनोएट आयन। ठीक है, अब इथेनोएट आयन किससे बना है? इथेनोइक एसिड से। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। जब ये आयोनाइज होगा तो ये आपका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है वो ये है, तो दिस विल आयोनाइज। ये आयोनाइज होगा, ये H+ अलग हो गया, तो जब एक H+ निकल गया तो जो पीछे पार्ट बचेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतना नेगेटिव में चार्ज आएगा। एक हाइड्रोजन गया तो -1 का चार्ज आएगा, 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो -2 का चार्ज, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो -1 का चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपने बनाना है किसके साथ? विद कैल्शियम। कैल्शियम ग्रुप 2 का है, उसके ऊपर चार्ज है +2, ये आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। और इथेनोएट के ऊपर चार्ज क्या है? CH3COO-। तो हमें चार्ज बैलेंस करना होता है, जैसे वो आप क्रिस क्रॉस मेथड करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्ट बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि जी कैल्शियम और इथेनोएट CH3COO, तो ये 2 जो है वो आप कहेंगे ये 2 किस पे आ जाएगा? इथेनोएट पर, और इथेनोएट का जो चार्ज है वो कैल्शियम पर। तो इथेनोएट पे ब्रैकेट लग जाएगी, बाहर 2 आ जाएगा, और ये कैल्शियम। जी, अब क्लियर है बात?
कैल्शियम एसीटेट बेटा लिख सकते हैं, बट क्योंकि ये कॉमन नेमिंग होती है, एसिटिक एसिड वगैरह, ये क्योंकि ओ लेवल्स में नॉर्मली यूज नहीं होता, तो आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख दें, ठीक है, वो करेक्ट कंसिडर होगा। बट क्योंकि हमने थ्रू आउट पूरे सिलेबस में हमेशा इथेनोइक एसिड ही पढ़ा है, तो इथेनोइक एसिड से पढ़ने वाला इथेनोएडाइन, तो नॉर्मली जो बच्चे हम जब बात करते हैं तो हम इथेनोएड ही डिस्कस कर रहे होते हैं। बाकी अगर किसी को कॉमन नेमिंग आती है, वो लिखना चाह रहा है एसीटेट, तो बिल्कुल लिख दे, कैल्शियम एसीटेट बिल्कुल करेक्ट नेम है। बट सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपको मोस्टली मार्किंग वगैरह में इथेनोएट, मीथेनोएट, यही नेमिंग मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट है, वन ऑफ द ईस्टर्स इन द डिस्टिलेट हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। तो ये ईस्टर है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ईस्टर विद दिस फॉर्मूला शोइंग ऑल ऑफ द एटम्स एंड ऑल ऑफ द बॉन्ड्स। ठीक है, तो आपने C4H8O2 बनाना है, मतलब इसमें अब आपके ऊपर छोड़ दिया गया, आप जैसे मर्जी बनाए, बट शोइंग ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स। तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले बनाए ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो। पहले आपने ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप बनाया। अब एक कार्बन तो इसमें आ गया, 3 कार्बन है, तो लेट से मैंने एक कार्बन इधर लगा दिया, आपकी मर्जी, आप इधर 2 लगा दें, कितने बच गए, 2, वो 2 इधर लगा दें। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आपने यही स्ट्रक्चर बनाना है, आपने सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करेक्ट रखना है और करेक्ट ईस्टर बनाना है। तो ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जो CH3 है, ये पढ़ा जाएगा मिथाइल। वैसे नाम यहाँ पूछा नहीं गया, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, मिथाइल। और ये पूरा जो है वो आप कह लें कि ये एसिड से आने वाला पार्ट है, तो 3 कार्बन है, तो प्रोपेनोइड, मिथाइल प्रोपेनोइड। ठीक है, आपने हो सकता है ऑक्सीजन के आगे, यहाँ से इस ऑक्सीजन से आगे 2 कार्बन लगाए हों, वो भी करेक्ट है। इस तरफ भी 2 कार्बन आ जाएंगे, इधर 3 कार्बन लगाएंगे तो फिर इधर 1 कार्बन आ जाएगा। तो मतलब जैसे भी स्ट्रक्चर बना लें वो करेक्ट है जी। क्लियर है ये। हाँ जी, ये ईस्टर का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले जो है वो आप पहले फंक्शनल ग्रुप बनाया करें ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। ठीक है, कम से कम फंक्शनल ग्रुप का मार्क्स तो जो है उसमें हो जाएगा। द डिस्टिलेट ऑल्सो कंटेन अ कंपाउंड विद द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन, कार्बन 37.5, ठीक है, जिसमें कार्बन जो है ये आपके पास 37.5 है, हाइड्रोजन 12.5 है, ऑक्सीजन 50 है। रिड्यूस द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए आपने सिंपल क्या करना है, 3 कॉलम बना लिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले हमने एक परसेंटेज गिवन है, हम डायरेक्ट जो है पहले मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले मोल्स निकालने। ठीक है जी, कार्बन 37.5 डिवाइडेड बाय इसके एटॉमिक मास से 12, हाइड्रोजन 12.5 डिवाइडेड बाय 1, ऑक्सीजन 50 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है जी, तो ये 37.5 डिवाइडेड बाय 37.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 3.125, 12.5 एंड 50 डिवाइडेड बाय 16, 3.125, ये मोल्स आ गए। अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे पहले आपने मोल्स फाइंड आउट कर ली। अब मोल्स के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको आपने डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे तो 3.125 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो 3.125 डिवाइडेड बाय 3.125, 12.5 डिवाइडेड बाय 3.125, 3.125 डिवाइडेड बाय 3.125, तो ये आंसर आ जाएगा 1। 12.5 डिवाइडेड बाय 3.125, तो 4 और 1, तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, CH4O। ठीक है जी, क्लियर है ये। जी, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट जहाँ पे आपको ऑर्डर मालूम हो, मतलब ये ध्यान में रखें कि अगर फॉर एग्जांपल इंपेरिकल फार्मूला आ रहा है NH3, ठीक है, अब NH3 आप ये सिलेबस में पढ़ते आ रहे हैं,
तो अब अगर आप इसको H3N लिखेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब आप कह लें कि गलत इंप्रेशन जाता है इसमें। तो अगर तो आपको बिल्कुल ऑर्डर नहीं मालूम, पहली दफा आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखा है, तो फिर तो आप भले जैसे मर्जी लिख लें। बट अगर आपने वो किस्म का फॉर्मूला पढ़ रखा है अपने सिलेबस में, तो बेहतर यह है कि आप उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखें। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है वाटर फॉर यूज इन दी होम इज ट्रीटेड यूजिंग कार्बन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो पानी जो घरों में आ रहा है वी ट्रीटेड विद कार्बन एंड क्लोरीन। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग कार्बन एंड क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कार्बन क्यों यूज किया जाता है? टू रिमूव एनी बैड टेस्ट, बैड स्मेल, टू रिमूव, ये चारकोल एडिशन कहलाती है जो हमने पढ़ा था, बैड टेस्ट और स्मेल। और क्लोरीन जो है ये किस लिए ऐड किया जाता है? टू किल बैक्टीरिया, स्टेरिलाइजेशन पर्पस के लिए। ठीक है, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्रिंकिंग वाटर इज प्यूरिफाइड बाय डीसैलिनेशन। जैसे जो ऐसी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हो गई, जहाँ पे मतलब आप कह लें कि सी वाटर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे डीसैलिनेशन के थ्रू जो है वो ड्रिंकिंग वाटर किया जाता है। तो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डीसैलिनेशन? डीसैलिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ सॉल्ट, removal of salt from water। ठीक है, river water may contain pollutants from agricultural sources। These pollutants may cause eutrophication। ठीक है जी, river water may contain pollutants from agricultural sources। agricultural sources से जो है वो pollutants river water में enter होते हैं। ठीक है, और ये जो pollutants हैं they cause eutrophication। Give the name of the two anions present in fertilizers which contribute to eutrophication। So eutrophication के लिए जो सबसे आप कह लेंगे जो मेजर एनाइंस है, बेसिकली होता क्या है कि जो एक्सेस फर्टिलाइजर्स होते हैं एग्रीकल्चरल सोर्सेज में या आप कह लेंगे एग्रीकल्चरल लैंड्स में, जो एक्सेस फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, वो एक्सेस फर्टिलाइजर रिवर वाटर में जाके यूट्रोफिकेशन कॉज करता है। तो उसमें जो एनाइंस मौजूद होते हैं नॉर्मली सल्फेट्स होते हैं। ठीक है, मेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोज आर नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ठीक है, ये दो मेजर पोल्यूटेंट हैं व्हिच कॉजेस यूट्रोफिकेशन। थोड़ा सा मैं यूट्रोफिकेशन को जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ जिनको यूट्रोफिकेशन का इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन जो है ये बेसिकली क्या है कि हम कहते हैं कि एक्सेस फर्टिलाइजर फ्रॉम फार्मलैंड, एक्सेस, या आप नोट डाउन कर लें बेटा, फर्टिलाइजर विदाउट टेस्ट में समझा नहीं बेटा, तुम क्या कह रही है? नाइट्रेट और फॉस्फेट ही लिखना है आपको। ठीक है, अच्छा जी, तो एक्सेस फर्टिलाइजर फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड enters the water। ठीक है जी, and this causes increase in growth of algae। ठीक है, algae क्या है? ये वाटर प्लांट्स हैं जो पानी की सरफेस पे ग्रो करते हैं, वो ग्रीन कलर की जो लेयर से आ जाती है। ठीक है, एंड वाटर प्लांट्स। तो अब होता क्या है, लेट सपोज हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये पानी है। ठीक है जी, और ये आप कहने के नीचे लैंड है। ठीक है, तो अब जो एक्सेस फर्टिलाइजर्स हैं, यानी बेसिकली यूट्रोफिकेशन जो है, इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। यूट्रोफिकेशन इट इज द disadvantage of using excess fertilizer। Eutrophication is the disadvantage of using excess fertilizer। Disadvantage of using excess fertilizer। ठीक है, तो आप एक्सेस फर्टिलाइजर अगर यूज करते हैं तो वो एक्सेस फर्टिलाइजर जो है वो रेन वाटर के साथ या आप कह लें कि जो एक्सेस में जो होगा वो रेन वाटर के साथ जो है वो रिवर्स में और लेक्स में जाएगा। ठीक है, और एंड व्हेन इट मूव्स इनटू रिवर्स एंड लेक्स,
तो अब इसमें क्या होता है कि जब ये ये जो फर्टिलाइजर हैं इनमें नाइट्रेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, तो व्हेन दिस फर्टिलाइजर मूव्स इनटू रिवर वाटर, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें पानी में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो है वो एंटर होते हैं, ठीक है। और मतलब प्लांट ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से सनलाइट भी जो है वो आप कह लें कि मिलती है, प्लस पानी मौजूद है, फर्टिलाइजर मौजूद है, तो पानी की सरफेस के ऊपर जो है वो आप कह लें कि प्लांट्स, स्मॉल वाटर प्लांट्स जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस किस्म की एक लेयर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है जिसे हम एल्गाई कहते हैं। प्लस अंडर वाटर प्लांट्स भी बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं, क्योंकि जब एकदम स्टार्ट में आप कह लें कि ये जब फर्टिलाइजर्स पानी में एंटर होते हैं तो ये ग्रोथ बड़ी तेजी से होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब फिर इस ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि ये जो मतलब इसको फिर हम नाम देते हैं एल्गाई ब्लूम। ये जो ऊपर पानी के ऊपर जो लेयर आ जाती है, दिस इज नोन एज एल्गाई ब्लूम, ठीक है। तो ये जो एल्गाई ब्लूम है, दिस ब्लॉक्स द सनलाइट, द लेयर ऑफ एल्गाई blocks sunlight, it blocks sunlight, so the water plants on the bottom starts to die, starts to die, ठीक है। तो जब ये सनलाइट नहीं मिलती, जब ये लेयर जो है वो सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, ये जो लेयर है जब ये सनलाइट को ब्लॉक करती है तो ये जो प्लांट्स हैं दे स्टार्ट्स डाइंग, ठीक है। एंड इसी तरीके से जो एल्गाई की जो नीचे वाली लेयर है ये भी आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। सो डज द एल्गाई व्हेन कंपटीशन, या आप सिंपल कहते हैं कि सो डज द एल्गाई, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये एल्गाई भी डिकम्पोज होना शुरू करती है, क्योंकि ये भी प्लांट्स हैं, तो जब लोअर लेयर को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि एज वाटर प्लांट्स इन एल्गाई, एज वाटर प्लांट्स एंड एल्गाई dies, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया जो है वो जनरेट होना शुरू होता है, जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया वो इनको यानी आप कह लें कि वो दे स्टार्ट फीडिंग ऑन दीज डेड प्लांट्स, सो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया increases in numbers, decomposing bacteria increases in numbers and used up the dissolved oxygen। अब ये बैक्टीरिया जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जितनी भी ऑक्सीजन पानी के अंदर मौजूद होती है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड यूज अप द डिसॉल्व ऑक्सीजन। जब ये बैक्टीरिया फीड करता है डेड प्लांट्स पे तो ये पानी के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको यूज अप करना शुरू करता है। ऑक्सीजन वैसे ही वाटर में लेस सॉल्युबल है, आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, ऊपर लेयर है जिसकी वजह से मजीद ऑक्सीजन एंटर नहीं हो सकती, तो दिस कॉजेज एन एनारोबिक कंडीशंस इन सी वाटर, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट there is less oxygen or we can say anaerobic conditions occurs, anaerobic conditions occur, ठीक है जी। सो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो उससे फिर क्या होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज फिश एंड इंसेक्ट्स, एक मिनट, ठीक है जी, सच एज फिश स्टार्ट्स डाइंग।
तो ये जो आप कह लें कि पूरा प्रोसेस है, दिस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। ये यूट्रोफिकेशन कहलाता है जी। क्लियर है ये? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी बेटा, सबको क्लियर है? ठीक है जी। तो ये जस्ट थोड़ा सा मैंने जरा डिस्क्राइब कर दिया यूट्रोफिकेशन को, यूट्रोफिकेशन क्या है। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर क्वेश्चन के। एन aqueous solution of barium chloride is added to a sample of water which contains sulfate ions। ठीक है, an aqueous solution of barium, an aqueous solution of barium chloride is added to a solution sample of water which contains sulfate ions। Construct the ionic equation including state symbols for this reaction। तो white ppt बनेगा। तो बेसिकली सल्फेट आयन किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बैरियम आयंस के साथ। तो बैरियम आयंस Ba2 प्लस Aq प्लस SO4 2 माइनस Aq, this gives barium sulfate solid। ये आयनिक इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, ये आयनिक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है मेटल आयरन की एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्स आर आयरन ओर विच कंटेन आयरन 3 ऑक्साइड, लाइमस्टोन, कोक, एयर। ठीक है, ये चार चीजें यूज हो रही होती है। कोक फर्स्ट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। The carbon dioxide is then reduced by coke to produce carbon monoxide. The carbon monoxide is reduces the iron 3 oxide to iron. Write equations for the reduction of carbon dioxide by coke। So reduction of carbon dioxide by coke, that is carbon dioxide reacting with carbon, जो second reaction होता है, carbon dioxide reacts with carbon, ये carbon dioxide reduce होकर किसमें convert हो जाएगा? carbon monoxide। ठीक है जी। तो इसको हम कर दें तो ये हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन। द रिडक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड बाय रिडक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड बाय आयरन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब ये मेन रिएक्शन है कि रिडक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 reacts with carbon monoxide। यहाँ से क्या मिलता है? आयरन Fe प्लस CO2। ठीक है, ये जो मेजर रिएक्शन हो रहा होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हेमेटाइट को ब्रेक करता है। तो इसको बैलेंस करें तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन, 2 मोल्स ऑफ आयरन एंड 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Why is limestone added to the blast furnace? limestone क्यों ऐड करते हैं हम? limestone इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि जब हेमेटाइट ब्रेक होता है तो इसमें से मेजर इम्प्योरिटी SiO2 रिमूव होती है जो कि एसिडिक ऑक्साइड है। इसको रिमूव करने के लिए लाइमस्टोन यूज किया जाता है जो कि डीकम्पोज होता है टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड विच इज अ बेसिक ऑक्साइड। और ये बेसिक ऑक्साइड जो है ये अटैक करता है किस पे? एसिडिक ऑक्साइड पर, और इसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि जी लाइमस्टोन क्यों यूज किया है? टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड विच न्यूट्रलाइजेज the impurity SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए जो है वो ये यूज किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा जी, सिर्फ टू रिमूव इम्प्योरिटीज। हाँ जी सही है, ठीक है, अगर आप खाली इम्प्योरिटीज भी लिख दें तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इक्वेशन की एक साइड 3 कार्बन है और दूसरी साइड कौन सी इक्वेशन बेटा? वो बैलेंस करती है अब तो इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन तो आपको लाजमी बैलेंस करनी ही करनी है, ये ध्यान रखें। इक्वेशन को बैलेंस किए बगैर, चाहे 1 मार्क की क्वेश्चन है, आपने इक्वेशन लाजमी बैलेंस करनी है। ठीक है ना? तो बगैर बैलेंसिंग के तो इक्वेशन है ही नहीं। सही बैलेंस नहीं की है, कौन सी बैलेंस नहीं की है?
दो आयरन है बेटा, अच्छा मैंने ये, अच्छा ऊपर वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सही है सही है, ठीक है, ये यहाँ पे एक कार्बन आएगा, ठीक है, वो मैंने देखा नहीं था। अच्छा जी ठीक है, तो ये आपने बैलेंस कर दी इक्वेशन। अच्छा उसके बाद another ore of car iron contains an oxide with the formula Fe3O4. Calculate the percentage by mass of iron in Fe3O4. Fe3O4 में आपने आयरन की परसेंटेज निकालनी है, तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए। परसेंटेज ऑफ आयरन, so that would be equal to mass of iron, आपने periodic table से देखा आयरन का मास है 56 मल्टीप्लाई बाय जितने एटम्स है आयरन के इस कंपाउंड में 3 डिवाइडेड बाय इस पूरे का एमआर कैलकुलेट कर लें। इस पूरे का एमआर आएगा 232, ये मैं डायरेक्ट मार्क्स स्कीम से जो है वो आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 232, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज है तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये बेसिकली ये मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ आयरन और ये मोलर मास है, ठीक है, एम आर ऑफ Fe3O4, ठीक है, और ये है नंबर ऑफ आयरन, नंबर ऑफ Fe इन Fe3O4, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 72.4%, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन aqueous acidified solution of iron 2 sulfate. The reaction at the electrodes are given. At the anode, ये एनोड का रिएक्शन है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है। Which reaction is oxidation and which is reduction? So oxidation is loss of electron, तो आप loss of electron देखेंगे तो रिएक्शन जहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसका मतलब ये लॉस है, तो हम कह सकते हैं कि which reaction, तो at the anode, एनोड का जो रिएक्शन है ये, तो रिएक्शन एट एनोड इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स एंड रिएक्शन एट कैथोड इज रिडक्शन, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, ठीक है जी। अटैचिंग मैग्नीशियम strips to the iron hulls of ships can lower their rate of rusting. Explain how the magnesium stop the iron from rusting. यानी अगर आपके पास लेट सपोज किसी शिप का आयरन हल है, लेट से ये किसी शिप का आयरन हल है, तो इस पे ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम के स्ट्रिप्स जो है वो लगा दिए जाते हैं, ठीक है, ये Mg के स्ट्रिप्स जो है वो इस पे लगा दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कैन लोअर द रेट ऑफ रस्टिंग। हाउ मैग्नीशियम स्टॉप्स द आयरन फ्रॉम रस्टिंग, यानी किस तरह से रोक रहा है, तो ये बेसिकली ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, Mg इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है जी, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, मोर रिएक्टिव है, तो इट विल corrode or get rusted instead of iron, ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी रस्टिंग होगी, और इट कोरोड्स प्रेफरेंशियली, ठीक है। सो बेसिकली क्योंकि ये जो रस्टिंग है ये मेटल का ऑक्सीडाइज होना है, तो अगर आपके पास एक तरफ मैग्नीशियम मेटल मौजूद है एक तरफ आयरन मौजूद है, तो इन दोनों में से कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा, मैग्नीशियम, ड्यू टू इट्स मोर रिएक्टिव नेचर, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट ऑक्सीडाइजेस मोर इजीली देन आयरन, ठीक है, ये ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा जी, क्लियर है ये बात। कौन ऑक्साइड की लेयर नहीं बनाएगा बेटा, मैग्नीशियम नहीं, वो एल्यूमिनियम या जिंक के लिए हम कहते हैं, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग वाला पॉइंट हो गया ना बेटा, ठीक है, आप भले उसको प्रॉपर वर्ड लिख दें इस तरह से डिस्क्राइब करने, एक ही बात है।
ठीक है, तो ये हमने सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन की ही बात की है कि ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आखिर में आपने ये लिखना है कि ये सेक्रीफाइस हो रहा है तो वो उसका मतलब उसका डिसएडवांटेज यहाँ पूछा नहीं है, वो एक तरह से डिसएडवांटेज है कि हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, नया मेटल लगाना पड़ेगा। एक्वस आयरन 2 क्लोराइड is one of the products formed when iron reacts with hydrochloric acid. Construct an equation for this reaction. So iron reacts with hydrochloric acid HCl. This gives FeCl2. Iron 2 chloride बनाना है मुझे, तो FeCl2 plus metal plus acid gives salt and hydrogen gas. तो ये आपके पास HCl के साथ 2 लग जाएगा, ये बैलेंस हो गई क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है, 2 students set up tubes as shown। ठीक है, ये 2 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, 2 स्टूडेंट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये ट्यूब 1 है, ट्यूब 2 है। ट्यूब 1 में कॉटन वूल सोक्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉटन वूल सोक्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, और दोनों में आपने एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे ब्लू लिटमस पेपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर जो है ये जब आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, आगे हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यानी इसको अगर हीट करा जाए या इसको ऐसे रख दिया जाए थोड़ी देर HCl को, उसमें से फ्यूम्स रिलीज होंगे, और ये फ्यूम्स किसके होंगे? दिस फ्यूम्स वुड बी ऑफ HCl। ठीक है, एंड इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड रिलीजेस फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। 4 minutes after setting up the experiment, the litmus paper in tube 1 turns red। तो ये जो आपका लिटमस पेपर है ट्यूब 1 में, ठीक है, ट्यूब 1 का जो लिटमस पेपर है इट टर्न्स रेड आफ्टर 4 minutes। ठीक है जी, आफ्टर 4 minutes। और ट्यूब 2 जो है ये द लिटमस टर्न्स रेड आफ्टर 7 minutes। ठीक है, तो 7 minutes के बाद ये भी रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यूज द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ द गैसेस मूव थ्रू द ट्यूब्स। ठीक है, अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि एक 4 मिनट बाद कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा 7 मिनट बाद, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि मतलब ये किस तरह से, एक तो ये वाई दे आर टर्निंग रेड, पहली चीज वाई दे आर टर्निंग रेड, एंड तो अभी अच्छा जो वाई द गैस टेक डिफरेंट टाइम, तो जो टाइम की बात है वो अगले पार्ट में होती है। अभी फिलहाल हमें सिर्फ ये बताना है कि वाई दी लिटमस पेपर इज टर्निंग रेड। सो बेसिकली यहाँ पे जो फिनोमेना इन्वॉल्व है, क्योंकि गैस पास हो रही है, गैस ट्रेवल कर रही है, जो फिनोमेना यहाँ पे इन्वॉल्व है, सबसे पहले तो आप जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसका नाम लिखेंगे, आप कहेंगे जी डिफ्यूजन अकर्स। ठीक है, तो डिफ्यूजन अकर्स आप काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं कि द पार्टिकल्स मूव रैंडमली, या आप कहेंगे रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, particles moves randomly when they go in gaseous phase, and moves from area of higher concentration towards area of lower concentration, moves from higher concentration to lower concentration। ठीक है, तो ये आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला रीजन था, यहां से पार्टिकल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। जी क्लियर है ये? हाँ जी बेटा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? टूवर्ड्स लिटमस पेपर, जी बिल्कुल ठीक है बेटा, सही है। क्लास बेटा ये मैंने तो वैसे 6 बजे तक की रखी हुई, पेपर में कोशिश कर रहा हूँ कि सॉल्व कर लूँ कंप्लीट पूरा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है व्हाई द गैसेस टेक डिफरेंट टाइम टू रीच द लिटमस पेपर। व्हाई द गैसेस टेक डिफरेंट टाइम टू रीच द लिटमस पेपर, क्योंकि एक गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड, एक गैस है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है डिपेंड ऑन मास। तो बिकॉज HBr जो है ये हैवी गैस है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट मासेस। ठीक है, एज दी gases are of different masses। ठीक है, दोनों गैसेस का मास डिफरेंट है, तो इसलिए इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी जो है वो भी डिफरेंट होगा। अ गैस रेंज इज फिल्ड विद 80 cm³ ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, तो ये आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है जो कि इसने इसको फिल किया हुआ है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, और टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, और कितना वॉल्यूम है 80 cm³।
द syringe is placed in some hot water at 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपने क्या किया, आपने syringe को जो है वो हॉट वाटर में रख दिया, और हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना है, ये हॉट वाटर है, इसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, the atmospheric pressure does not change but the volume of the gas in the syringe increases to 88 सेंटीमीटर। यानी जैसे ही आपने syringe को, जो कि 20 cm क्यूब पे थी, सॉरी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, और इसका वॉल्यूम था 80 cm क्यूब, इसे हमने एक हॉट वाटर बाथ के अंदर रखा जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ऑटोमेटिकली द वॉल्यूम राइजेस अप टू 88, मतलब 80 से वॉल्यूम कितना हो गया, 88 हो गया। ठीक है, पहले 20 डिग्री पे वॉल्यूम कितना था, 80, और 50 डिग्री पर वॉल्यूम कितना हो गया गैस का, 88 सेंटीमीटर, वॉल्यूम बढ़ गया। यूज द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स दे वुड मूव फास्टर। हमें ये पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और क्योंकि ये कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट चेंज, सो दिस कंडीशन इज व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा और आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि द पार्टिकल्स मूव फास्टर। ठीक है जी, दे स्प्रेड आउट, मूव फास्टर, स्प्रेड आउट। ठीक है जी, एंड दे वुड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, so thus the space between particles increases or they move away from each other। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि they move away from each other। ठीक है जी, क्लियर है बेटा ये? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अच्छा, मॉलिक्यूलर मास जो है बेटा, ये जो पहला वाला क्वेश्चन था आप उसकी बात कर रही हैं, ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, तो 1 मार्क के लिए हमें, अगर ये 2 मार्क्स का होता तो फिर हम मास भी डिस्कस कर लेते किसका ज्यादा है किसका कम है, बट यहाँ पे जस्ट सिंपल हमने ये बता दिया कि मास के डिफरेंस की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट है। जी, क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। When 1 mole of sulfur burns, 247 kilojoules of energy is released। ठीक है, ये 1 mole of sulfur है, when it burns in oxygen, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 247 kilojoules of energy would be released। Calculate the energy released, calculate the energy released when 9.6 gram of sulfur is burned। ठीक है, 1 मोल की जगह पे अगर आप 9.6 ग्राम्स जो है सल्फर के बर्न करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो हमने सिंपल यहाँ पे मोलर रेशियो से इसको सॉल्व करना है। सल्फर का 1 मोल यहाँ बर्न हो रहा है, यानी इक्वेशन क्या है, 1 mole of sulfur reacts with oxygen gives SO2। so 1 mole of sulfur that means, क्योंकि मास गिवन है तो मैं डायरेक्ट सल्फर के मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सल्फर का एटॉमिक मास अगर आप देखेंगे दैट इज 32 ग्राम्स। ठीक है जी, 32 ग्राम्स है, so that means 32 grams of sulfur से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, when 32 grams of sulfur burns it releases 247 kilojoules। तो ये आ गया 32 ग्राम से, बट हमें कितने ग्राम्स के लिए बताना है, 9.60 ग्राम्स के लिए। सो 9.60 ग्राम्स, दिस वुड रिलीज व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, सो दिस बिकम्स x would be equal to 247 multiplied by 9.60 divided by 32। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 74 किलो जूल्स। ठीक है जी, ये मोलर रेशियो से हमने इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा 74 किलो जूल्स। जी, क्लियर है ये?
जी बेटा, क्लियर है ये? बेटा एक बात, एक स्टेप में अगर करेंगे तो अगर आंसर गलत है तो फिर मार्क्स नहीं मिलने आपको। अगर डायरेक्ट, अगर सोल्यूशन सही है, मतलब अगर आपने सोल्यूशन सही लिखा है, सोल्यूशन अगर सिर्फ आंसर लिखा है और आंसर गलत है तो कोई बात नहीं होना, सोल्यूशन होना चाहिए, फिर चाहे एक स्टेप का हो या दो स्टेप का हो, ठीक है ना। सोल्यूशन होना चाहिए कि आपने कैसे फाइंड आउट किया है, तो फिर एग्जामिनर डिस्कशन पे होता है कि वो आपको मार्क्स दे, उस पर ना दे, ठीक है जी। तो ये है कि बेहतर है कि आप सोल्यूशन लिखें। अब वो किस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं कि उसको स्टेप वाइज कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा जी, when sulfur dioxide is passed through aqueous sodium hydroxide, sulfur dioxide is passed through aqueous sodium hydroxide, sodium hydrogen sulfide is formed. Sodium hydrogen sulfide contain the hydrogen sulfate ion, sulfide ions HSO3 minus. Construct the ionic equation for this reaction. So sulfur dioxide जो है ये आपने एंटर किया किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज फॉर्म, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में ये कह रहे हैं कि HSO3 माइनस बन रहा है, तो इसकी आयनिक इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरा डिटेल में सॉल्व करता हूँ। ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे जो सोल्यूशन किया मेरे ख्याल में सबने लिख लिया होगा, ठीक है। तो क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इज पास्ड थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है जी, दिस गिव्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो HSO3 के ऊपर चार्ज कितना है, -1, तो सॉल्ट क्या बनेगा, NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3। अच्छा, अब सल्फर हमें क्या लिखनी है, आयनिक इक्वेशन। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस, NaOH एक्वस, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये बन रहा है, तो सोडियम के जितने भी कंपाउंड होते हैं ये सब एक्वस होते हैं, तो उसके ऊपर ये भी एक्वस होगा, ठीक है। तो अब इसमें कैंसिल आउट क्या हो रहा है हमें, क्योंकि आयनिक इक्वेशन लिखनी है, तो Na रिएक्शन से पहले भी एक्वस है, Na बाद में भी एक्वस है, कैंसिल हो गया। सो व्हाट वुड बी द आयनिक इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन वुड बी SO2 गैस प्लस OH माइनस AQ gives HSO3 माइनस AQ, ठीक है। ये आपके पास आयनिक इक्वेशन आ जाएगी, कि जो चीजें बच गई वो आपने लिख देनी है आयंस की फॉर्म में। जी, क्लियर है? नहीं बेटा, ये H प्लस प्लस ओ एच वाली इक्वेशन नहीं है, यहाँ प्रॉपर आपको आयन का फॉर्मूला दिया गया था, तो आपने उसी हिसाब से इक्वेशन बना के लिखनी है। हाँ जी, समझ आया ये सबको या नहीं? जी, बाकी सबको भी क्लियर है? हाँ जी, कौन सा पार्ट रिपीट करें, पूरी इक्वेशन या सिर्फ आयनिक इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्लियर है जो लिखी है? देखिए, आयनिक इक्वेशन जो आपने लिखनी होती है, आयनिक इक्वेशन में सिर्फ आयन्स लिखने होते हैं, तो अब SO2 तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है, गैस की फॉर्म में ये आपने लिख दिया SO2, ठीक है। NaOH में से Na कैंसिल हो गया, मतलब ये रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेगा, सिर्फ OH। अब OH के ऊपर चार्ज, जो चीज एक्वस फॉर्म में है वो आयनिक फॉर्म में लिखनी होती है, तो OH का चार्ज क्या है, -1, तो आपको हाइड्रोक्साइड आयन लिखना है। और NaHSO3 में से भी Na कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया, HSO3, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1, तो ये आपने लिख दिया। तो एक्वस सोल्यूशन में से जो दोनों तरफ आयन सेम है वो कैंसिल हो जाते हैं, जो बच जाते हैं उनको आयनिक फेज के अंदर ही लिखना होता है। जी, तो क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है जी, नेक्स्ट कह रहे हैं कि दी हाइड्रोजन सल्फाइड आयन इज अ वीकर एसिड, hydrogen sulfide ion is a weaker acid than ethanoic acid. Samples of 0.1 gram of magnesium are added separately to 0.1 mole per dm cube ethanoic acid and 0.1 mole per dm cube hydrogen sulfide. यानी आप मैग्नीशियम को रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम is reacting with both ethanoic acid and hydrogen sulfide ion, और hydrogen sulfide weaker acid है than ethanoic acid. Why the reaction is faster with ethanoic acid? क्योंकि strong acid है, strong acid में H ions, मतलब strong acid की definition क्या होती है, which releases more H ions, तो we can say that it releases more H ions, so the concentration of hydrogen ions will be
हाई, ठीक है जी। तो जितने ज्यादा एच आइंस होंगे दैट मीन्स मोर collisions or more effective collisions will take place। जो क्राउडिंग ज्यादा है, एच आइंस की मोर इफेक्टिव collisions takes place in case of ethanoic acid। ठीक है जी, ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर हो गई बात? Calculate the volume of 0.1 mole per dm cube sodium hydroxide which contain 3.2 grams of sodium hydroxide। Calculate the volume of 0.1 mole per dm cube NaOH which contain 3.2 grams of NaOH। तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है सोल्यूशन का। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है और मास गिवन है, तो पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्योंकि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है C is equals to N upon V। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, कंसंट्रेशन गिवन है, मोल्स निकाल लेते हैं। तो 3.2 को डिवाइड कर देंगे, मोल्स ऑफ NaOH would be equal to given mass upon molar mass। given mass कितना है 3.2 और NaOH का मोलर मास हो जाएगा 40। तो ये आपके पास आ जाएंगे 0.08 मोल्स। और फिर ये मोल्स आप यहाँ पे फॉर्मूले पुट करेंगे, कंसंट्रेशन है 0.10, number of moles 0.08 upon V, so V would be equal to 0.08 divided by 0.10। यहाँ से डीएम क्यूब में आंसर आएगा, यहाँ पे क्योंकि हमें सेंटीमीटर क्यूब में देना है तो जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। तो ये फाइनल आंसर जो आएगा दैट वुड बी 800 सेंटीमीटर क्यूब। जी क्लियर है? हाँ, 0.08 जो है वो डीएम क्यूब है, आपने फिर उसको कन्वर्ट करना है। ये 0.08 तो मोल आ गया, फिर उसके बाद उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करके और डीएम सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकाल लेना है। ठीक है जी, चलिए ये सेक्शन ए हुआ कंप्लीट। अब नाउ सेक्शन बी, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड आर शोन। डिस्क्राइब one similarity in the structure of diamond and silicon dioxide। so diamond और silicon dioxide के स्ट्रक्चर में एक चीज जो कॉमन है कि दोनों ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है जी। तो both are tetrahedral स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे लिखेंगे दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सेम क्या है कि बोथ आर टेट्राहेड्रल, मतलब ईच अगर आप देखें तो यहाँ पे दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 1 2 3 4 चार ग्रुप्स के साथ अटैच है, और ये जो सिलिकॉन है 1 2 3 4 ये भी चार ग्रुप्स के साथ अटैच है। तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहलाती है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में कॉमन चीज क्या है कि दोनों टेट्राहेड्रली अरेंज है। एक्सप्लेन व्हाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो ठीक है जी, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं? बिकॉज देयर आर नो वीक, क्योंकि आप देखें यहाँ पे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, नो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो बेसिकली इट इज अ जाइंट स्ट्रक्चर, नो वीक intermolecular forces, so that's why it has a high melting points। ठीक है, तो it has large number of strong covalent bonds। अगर आप स्ट्रक्चर देखें सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स which are difficult to break। ये इतनी आसानी से टूटते नहीं है, so that's why हम कहेंगे कि ये इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है। किसी भी जाइंट स्ट्रक्चर की बात हो उसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो जाइंट स्ट्रक्चर के मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। पार्ट ए कौन सा है? अच्छा, स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो हमें सिंपल ये देखना है कि दोनों में ये मतलब डायमंड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। तो डायमंड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है दोनों का सेम है। अगर आप देखें तो ईच कार्बन, डायमंड के केस में ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, ये कहलाती है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट।
और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ईच सिलिकॉन इज अटैच्ड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स, तो ये भी टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है। फिर ईच ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू 2 सिलिकॉन्स, तो मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट मिलेगी और यहाँ पे भी टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट, 4 साइडेड अरेंजमेंट है, तो इसलिए स्ट्रक्चर इनका सेम है। जी अब क्लियर है बेटा? हाँ जी, पार्ट ए क्लियर हो गया बेटा? ठीक है जी, नेक्स्ट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, रिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ द सिलिकेट आयन। ठीक है, अब देखें फॉर्मूला क्या है, Na2SiO3, और मुझे सिलिकेट आयन का, क्योंकि ये सोडियम है तो ऑब्वियसली यही आपका SiO3 जो है यही सिलिकेट होगा। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे सिर्फ SiO3 लिख देंगे, क्योंकि ये आयन है तो इसका चार्ज भी होगा, और चार्ज कैसे निकलेगा, ये जो सोडियम के नीचे नंबर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो इसका मतलब सिलिकेट आयन का फॉर्मूला क्या है, SiO3 2-, ये सिलिकेट आयन का फॉर्मूला आ गया। Yes. समझ आइए बेटा ये बात? हाँ जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है ये? जी बेटा, सबको क्लियर है ये? Explain why diamond does not conduct electricity, because it has no free electrons available. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर लेता है, so no free electrons available. Graphite is a form of carbon which conducts electricity. Graphite is used as electrodes in electrolysis. What is meant by the term electrolysis? Decomposition of a substance using या कह लेंगे decomposition of a liquid. Decomposition of liquid when current passes through it. Passes through it. ठीक है जी, नेक्स्ट है aluminum is extracted by the electrolysis of molten aluminum oxide dissolved in cryolite. Construct the equation for the reaction at the anode and at the cathode. ठीक है, तो ये Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस है, तो अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था Al2O3 में आपके पास सोल्यूशन में जब Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो जो कैथोड होता है वो नीचे वॉल्स के साथ लाइंड अप होता है और ये एनोड वॉल्स होती है। ठीक है, और सोल्यूशन में आयंस मौजूद होते हैं Al+3 जो कि कैथोड की तरफ जाते हैं, ऑक्साइड आयंस जो कि एनोड की तरफ जाते हैं। तो कैथोड पे कौन जा रहा है, एल्यूमिनम आयंस, तो रिएक्शन क्या होगा, Al3+ gains 3 electrons to becomes Al, और एनोड की तरफ कौन गया है, ऑक्साइड आयन, तो O2- loses electrons to become ऑक्सीजन, क्योंकि डायटोमिक है तो 2 ऑक्साइड आयन होंगे तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। तो ये 2 इक्वेशंस आते हैं, मेरे ख्याल ये तो सबको आता होगा। ठीक है जी, तो ये हमने इक्वेशंस लिख ली कैथोड और एनोड की, तो रिएक्शंस हैपनिंग एट कैथोड एंड एनोड। नेक्स्ट एन आइसोटोप ऑफ सिलिकॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल Si2914। रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटोप। तो एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 14, छोटा नंबर एटॉमिक नंबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 14, न्यूट्रॉन्स 29 - 14, ये हो जाएगा 15। ठीक है जी, उसके बाद सिलिकॉन हैज अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 28, रिड्यूस द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास। तो 2-3 तरीके हैं इसको डिफाइन करने के, एक तो जो डेफिनेशन में लिखवाता हूँ हमेशा आपको, रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ, या आप कह लेंगे एवरेज मास ऑफ सब, एवरेज मास ऑफ एन एटम when compared with 1/12 the mass of one atom of कार्बन 12। ठीक है जी, और दूसरा आपको एक और डेफिनेशन जो अक्सर मार्किंग स्कीम से मिलेगी, ये डेफिनेशन भी करेक्ट है। ठीक है, ये नॉर्मली ज्यादातर ए लेवल्स में इस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं,
ओ लेवल्स में थोड़ा सा इसका एक आसान वर्जन भी यूज होता है, आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम, mass of an atom on a scale on a scale on which carbon 12 weighs exactly 12 यूनिट्स। ठीक है, मास ऑफ एन एटम यानी एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ एन एटम ऑन अ स्केल, जिस स्केल पर कार्बन 12 जो एग्जैक्टली 12 यूनिट का मास देगा, उसी सेम स्केल पर किसी भी एटम का जो मास होगा वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ठीक है, कोई सी भी डेफिनेशन लिख लें। जी बेटा ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्लोरीन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है। A volume of 0.1, a volume of 144 cm3 of chlorine gas measured at RTP is passed into 38 centimeter cube of 0.250 mole per dm cube NaOH। तो देखें यहाँ पे आपको क्लोरीन का वॉल्यूम दे दिया गया है, ठीक है, और NaOH की कंसेंट्रेशन भी दे दी है और उसका वॉल्यूम भी दे दिया है। शो बाय कैलकुलेशन विच रिएक्टेंट इज एन एक्सेस। तो ये एक्सेस रिएक्टेंट का क्वेश्चन है, और एक्सेस रिएक्टेंट के क्वेश्चन में हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि आपको दोनों रिएक्टेंट्स का अमाउंट गिवन होगा, क्लोरीन का अमाउंट भी गिवन है, NaOH का। सबसे पहले तो आप दोनों के मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, तो क्लोरीन गैस है, गैस के वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करने का आसान तरीका क्या है, 144 डिवाइडेड बाय इसके एक मोल का जो वॉल्यूम है। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 24 डीएम क्यूब, लेकिन यहाँ की कोई सेंटीमीटर क्यूब में है तो डायरेक्ट इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, सो दैट इज 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 144 डिवाइडेड बाय 24,000, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन जो है इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 × 10 पावर -3। ये आ गए मोल्स ऑफ क्लोरीन, इतने हैं आपके पास। दिस इज द मोल्स ऑफ क्लोरीन दैट वी हैव। नेक्स्ट वी कैलकुलेट मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो NaOH के मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन है, वॉल्यूम गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, तो C इज इक्वल्स टू N/V और N इज इक्वल्स टू C × V, और कंसंट्रेशन कितनी है 0.250 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 38, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, डीएम क्यूब में आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 9.5 × 10 पावर -3। ये आ गया आपके पास मोल्स ऑफ NaOH। ये आपने दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, दोनों के आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए। नाउ वंस वी हैव, यानी इतने मोल्स आपके पास दोनों के मौजूद है। अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग कौन सा है। उसके लिए हम इनका मोलर रेशियो चेक करते हैं। क्लोरीन एंड NaOH, they both are reacting in a ratio of 2:1, ठीक है, 1:2 के रेशियो में। सो मींस 1 मोल ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ NaOH, यानी क्लोरीन के जितने भी मोल्स हैं NaOH के मोल्स उसके डबल होने चाहिए। डबल नहीं है, उससे कम है, तो इसका मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है। ठीक है, जितने क्लोरीन के मोल्स हैं NaOH उसका डबल होना चाहिए, या आप कह लें कि NaOH जितना है क्लोरीन उसका हाफ होना चाहिए फॉर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। तो क्लोरीन, हम क्लोरीन से देखते हैं, हमारे पास क्लोरीन कितना है 6 × 10 पावर -3। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा जो NaOH है वो इसके डबल है या नहीं। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन नीड्स 2 मोल्स ऑफ NaOH, 1:2 का रेशियो है। सो अगर हमारे पास 6 × 10 पावर -3 मोल्स ऑफ क्लोरीन है तो NaOH कितना होना चाहिए। तो आपने कहा जी x वुड बी इक्वल टू 6 × 10 पावर -3 × 2, दैट वुड बी 12 × 10 पावर -3 और 1.2 × 10 पावर -2, इतना होना चाहिए। यानी टू कंप्लीटली यूटिलाइज 6 × 10 पावर -3 मोल्स ऑफ क्लोरीन, अगर ये सारा का सारा आपने यूज अप करना है तो NaOH कितना होना चाहिए 1.2 × 10 पावर -2, ठीक है। बट आपके पास है कितना, ये आपने जो कैलकुलेट किया है NaOH के मोल्स कितने आए 9.5 × 10 पावर -3, मतलब this is the moles of NaOH required to completely react with this much moles of chlorine। ये तो required है, और this is what we have।
मतलब जितना रिक्वायर्ड है हमारे पास उससे कम है, 9.5 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स वी हैव लेस, रिक्वायर्ड से कम है। तो मतलब इसको कंप्लीटली यूटिलाइज करने के लिए NaOH जो है वो 1.2 इंटू 10⁻² रिक्वायर्ड था, but we only have 9.5 into 10⁻³ that means we have less moles of NaOH. That means NaOH is the limiting reagent. NaOH is limiting reagent as it is less than what is required to completely utilize 6 into 10⁻³ moles of chlorine. क्लोरीन को कंप्लीटली यूटिलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए NaOH जितना चाहिए था उससे कम है, उससे कम है तो मतलब NaOH लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जी समझ आई ये बात? हाँ जी, कहाँ से रिपीट करूं बेटा, किस पार्ट से? देखिए बेटा, हमारे पास जो है वो मतलब हमने दोनों के मोल्स कैलकुलेट किए पहले स्टेप में। ये NaOH के मोल्स, क्लोरीन के मोल्स आए 6 इंटू 10⁻³ NaOH के मोल्स आ गए 9.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब आपके पास रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है Cl2 प्लस NaOH 2 मोल्स टू गिव Na। अब आगे कुछ भी है, मुझे सिर्फ रिएक्टेंट्स देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का और NaOH का रेशियो है 1:2। अब ये रेशियो मतलब यहाँ पे क्लोरीन के 1 मोल, जहाँ कुछ नहीं मेंशन मतलब 1, तो ये जो मोलर रेशियो है दिस टेल्स मी कि जितने भी हमारे पास क्लोरीन और NaOH जो है 1:2 के रेशियो में होने चाहिए। मतलब अगर मेरे पास क्लोरीन 2 मोल्स हैं तो NaOH 4 होना चाहिए, अगर क्लोरीन 3 मोल्स हैं तो NaOH 6 होना चाहिए। ठीक है, अगर 6 से कम होगा, इस क्लोरीन के 3 मोल्स को यूटिलाइज करने के लिए अगर NaOH आपके पास 6 से कम है, लेट्स से 5 है, तो इसका मतलब क्लोरीन सारा का सारा यूटिलाइज नहीं होगा, इट विल रिमेन, ये बच जाएगा। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन को यूटिलाइज करने के लिए 6 मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड है। अगर 6 से कम है तो मतलब क्लोरीन बच जाएगा, और अगर 6 से ज्यादा होते, लेट्स से 7 होते, तो मतलब क्लोरीन सारा यूज हो जाएगा, NaOH बच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? हाँ जी, ये क्लियर है? ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही किया कि हमने मोल्स कैलकुलेट किए। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, हमने मोल्स कैलकुलेट किए। हमने कहा जी क्लोरीन के मोल्स कितने आए थे, 6 इंटू 10⁻³ और NaOH के मोल्स कितने आ रहे थे? NaOH के मोल्स थे 9.5 इंटू 10⁻³ तो अब मुझे ये देखना है कि क्लोरीन आप NaOH के हिसाब से सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं क्लोरीन के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्लोरीन जितना है, क्या NaOH उसका डबल है, डबल से ज्यादा है, या डबल से कम है। ठीक है, क्लोरीन जितना है, NaOH अगर उसका डबल होगा तो मतलब दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये 1:2 के रेशियो में होंगे तो मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों खत्म। अगर NaOH जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होगा, मतलब डबल से ज्यादा होगा, तो मतलब NaOH एक्सेस में है, और अगर NaOH डबल से कम होगा तो मतलब लिमिटिंग है। ठीक है, तो आपने इसको रेशियो मेथड से सॉल्व किया। आपने कहा जी क्लोरीन और NaOH का मोलर रेशियो है 1:2। सो अगर क्लोरीन है 6 इंटू 10⁻³ तो NaOH कितना होना चाहिए? तो आपने कहा जी दिस मस्ट बी 1.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, 0.012, और आपके पास है कितना? 0.0095। मतलब आपको रिक्वायर्ड कितना है? 0.02। दिस इज द डबल ऑफ क्लोरीन मोल्स। ठीक है, अगर इतना ही होता, मतलब आप कह लेंगे यहाँ पे हमारे पास सेम इतना ही अमाउंट होता, कितना? जितना ये है, अगर यहाँ पे भी इतना ही अमाउंट होता तो हम कहते कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अगर ये 0.012 अगर ये इससे ज्यादा होता तो हम कहते हैं NaOH एक्सेस में, बट इस दफा ये इससे कम है। कम है तो हम कहेंगे कि जी NaOH is limiting reactant as it is less than what is required to completely utilize
6 into 10⁻³ moles of क्लोरीन। ठीक है, यानी उसका डबल होना चाहिए था, डबल नहीं है, डबल से कम है तो मतलब लेस है। जी अब समझ में आइए बेटा। हाँ जी, अब सबको क्लियर है। ठीक है जी, तो ये पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ chlorine displaces bromine from an aqueous solution of potassium bromide. Construct the equation for this reaction. Halogens के displacement reaction है chlorine reacting with KBr, तो displaces, तो इसका मतलब bromine को displace कर देगा, तो ये बन गया Br2 plus what we are left with KCl। तो इसको बैलेंस कर लें तो we have 2 moles of KCl, 2 moles of KBr। ये हो गया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। Explain why bromine does not react with aqueous potassium chloride। ठीक है, why bromine Br2, ये कह रहे हैं कि KCl, अगर ये इस तरह से रिएक्शन हो ब्रोमीन रिएक्टिंग विद पोटेशियम क्लोराइड, तो दे आर सेइंग कि नो रिएक्शन वुड अकर। उसकी वजह क्या है? ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। ब्रोमीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन। हैलोजेंस में यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम होती है, तो हम कहेंगे ब्रोमीन इज लेस reactive than Cl, so it cannot displace Cl। ठीक है जी, क्लियर? कौन सा क्वेश्चन बेटा? जी अजहर बेटा, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? कौन से क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं? एक्सेस वाला बेटा, कंफ्यूज करने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस आपकी कम है, थोड़ी प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है, मतलब एक ही ट्रिक है, मोल्स निकालो और फिर जो इक्वेशन में जो रेशियो गिवन है उसके हिसाब से आप सॉल्व करके देखो कि किसी भी एक के मोल्स को रख के दूसरे के मोल्स फाइंड आउट करो, तो वहां से आपको पता जाएगा कि इतने चाहिए। अब अगर जो आपने कैलकुलेट किए हैं वो मतलब रिक्वायर्ड से ज्यादा है तो मतलब एक्सेस में है, और अगर रिक्वायर्ड से कम है तो मतलब लिमिटिंग है। ठीक है ना, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे तो इंशाल्लाह ताला ये सेट हो जाएगा, वो इतना मुश्किल सवाल नहीं है ये। गिव द चार्ज ऑफ क्लोराइड आयन एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो क्लोराइड आयन का चार्ज क्या होता है? Cl माइनस। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक गेन कर लेगा तो 288 हो जाएगा। Explain why sodium chloride does not conduct electricity when solid but does conducts electricity when molten। तो सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मोल्टन में कंडक्ट करता है। उसकी वजह क्या है? इन सॉलिड आयंस आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है जी, एंड इन लिक्विड फॉर्म और मोल्टन इन लिक्विड आयंस कैन मूव। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, when rubber is heated in the absence of air, rubber is heated in the absence of air, a small amount of isoprene is formed, the structure of isoprene is shown। ठीक है, ये isoprene का स्ट्रक्चर है। Isoprene is an unsaturated hydrocarbon। Describe a test for an unsaturated hydrocarbon। So unsaturated hydrocarbon का टेस्ट क्या है? Add aqueous bromine or bromine, add aqueous bromine। ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन होता है, इट गोज कलरलेस, तो इट decolorizes। Isoprene is a liquid at 25 degrees centigrade। Describe the arrangement and motion of the particles in isoprene at 25। तो लिक्विड में अरेंजमेंट क्या होगी? अरेंजमेंट वुड बी disordered arrangement, and motion of the particles क्या होगी? कि लिक्विड फेज में पार्टिकल्स स्लाइड ओवर वन अनदर। दोनों चीजें बता दी हमने, स्लाइड्स ओवर वन अनदर। ठीक है जी। सो
दोनों चीजें आपने बता दी थी। अरेंजमेंट क्या है, आपने कहा अरेंजमेंट डिसऑर्डर्ड होगी क्योंकि लिक्विड है, एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स विल स्लाइड ओवर वन अनदर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मोल का क्वेश्चन है, आइसोप्रीन रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म मिथाइल सल्फोलीन, दिस इज मिथाइल सल्फोलीन, कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ मिथाइल सल्फोलीन दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है जी, तो 100 ग्राम ऑफ आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन है, ठीक है, इसके 100 ग्राम से मिथाइल सल्फोनीन कितना बनना है, तो डायरेक्ट हम ग्राम्स का रेशो ले लेते हैं। आपने पहले मोलर मास निकाल लिया, ठीक है, तो मिथाइल आइसोप्रीन का मोलर मास क्या बन जाएगा, C5H8, 12 into 5 that is 60 plus 8 68, और मिथाइल सल्फोलीन का मास है ये 68 हो जाएगा, ये 32, 68 और 30 64, 32 प्लस 32 64, तो ये 132। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो दैट मीन्स के 68 ग्राम्स ऑफ आइसोप्रीन गिव्स 132 ग्राम्स ऑफ मिथाइल सल्फोनीन। डायरेक्ट हमने मास का रेशो लगा दिया। ठीक है जी, 68 ग्राम्स ऑफ आइसोप्रीन, ये C5H8 का मोलर मास आ गया, और ये C5H8SO2 का मास आ गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास 68 ग्राम नहीं, हमारे पास कितने ग्राम है, 100 ग्राम्स, तो 68 से तो 132 बनते हैं, तो 100 ग्राम से कितना बनेगा, मोलर रेशो लगा दिया हमने, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल्स टू 100 into 132 डिवाइडेड बाय 68, तो आंसर आना चाहिए आपके पास 194.1 ग्राम। ठीक है, ये डायरेक्ट हमने मोल्स के रेशियो से इसको सॉल्व किया जी। क्लियर है बेटा? पार्ट बी बेटा, पार्ट बी में जो है वो हमें अरेंजमेंट बतानी थी। ठीक है, क्वेश्चन मेंशन था कि आइसोप्रीन जो है ये लिक्विड है, इज अ लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अरेंजमेंट और मोशन ऑफ द पार्टिकल्स बतानी है। तो लिक्विड में अरेंजमेंट क्या होती है, डिसऑर्डर्ड रैंडम अरेंजमेंट होती है, और मूवमेंट क्या होती है कि पार्टिकल्स दे स्लाइड्स ओवर वन अनदर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बता दें जी। अब क्लियर है बात? जहां पे बेटा मेंशन हो कि आपने इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, वहां पे तो आप देंगे, मतलब एग्जैक्ट। बट जहां पे अगर मेंशन नहीं है, तो अगर एक मतलब .1 आ रहा है, तो आप भले उसको राउंड ऑफ कर दें, ना भी करें तो वैसे ही लिख दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट जहां मेंशन है कि इतने सिग्निफिकेंस में देना है आंसर, तो वहां फिर उतने में ही देना होगा आंसर। ठीक है ना? What feature of the isoprene molecule is responsible for it forming an addition polymer due to double bond? Addition polymers किसकी वजह से बनते हैं? Due to the for double bonds, due to the presence of carbon-carbon double bond. So what feature? Feature is carbon-carbon double bond. Prespex is also an addition polymer. The diagram shows part of the polymer chain of Prespex. Reduce the formula of the monomer used to make. अब क्योंकि Prespex addition polymer है, so addition polymer में आपने सिंपल देखना है कि ये चेन चल रही है, तो कोई से भी दो कार्बन ले लें, कहीं से भी दो कार्बन ले लें, आपने एक कार्बन ये ले लिया, चेन के अंदर से दो कार्बन, और दूसरा कार्बन ये ले लिया आपने। ठीक है, तो और इन दोनों के दरमियान कौन सा कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना दें, ये बन गया आपका मोनोमर। तो ये हो जाएगा CH। एडिशन पॉलीमर के मोनोमर बनाना सबसे आसान काम है, चेन में से कोई से भी दो कार्बन ले, उनके दरमियान उसको एज इट इज कॉपी करें और डबल बॉन्ड लगा दें, CH2 डबल बॉन्ड C, CO2 CH3 CH3, ये मोनोमर का स्ट्रक्चर आ गया जी। समझ आइए ये बात? हाँ जी, क्लियर है। ये एडिशन पॉलीमर के मोनोमर बनाना बिल्कुल आसान काम है। जो भी चेन है, चेन में से आपने जो है वो दो कार्बन लेके उनके दरमियान डबल बॉन्ड लगा देना है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो जी, लास्ट क्वेश्चन है। एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, तो एक दफा इसको जरा देख लें सवाल को। ठीक है, एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ठीक है, phosphorus 5 chloride forms an equilibrium mixture with phosphorus 3 chloride. तो ये PCl5 है, it forms an equilibrium mixture with PCl3 and chlorine. ठीक है, तो अब देखिए बेटा, ये मतलब ऐसा चैप्टर है, इसमें से लाजमी सवाल आना ही आना है, तो इनकी खास तौर पर प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा आपने पास पेपर में ये चीज देख लें कि इनमें से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये तो लाजमी सवाल आना ही है, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करें। और पेपर 2 पे जितना आप फोकस करेंगे, पेपर 2 पे जितनी प्रैक्टिस कर लें, जितनी ज्यादा कर सकते हैं, ये ग्रेड बनाएगा आपका, ठीक है, ये इससे ग्रेड बनेगा। और इसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। तो PCl5 gives PCl3 and Cl2. Predict and explain the effect of decreasing the pressure on the position of this equilibrium. The temperature remains constant. हाँ जी, predict and explain the effect of decreasing the pressure. Pressure कम किया है, तो जब आप pressure कम करेंगे तो equilibrium will shift in that direction where number of moles of gas are more. Decreasing the pressure, जब भी pressure कम होगा, ठीक है, pressure का effect क्या होता है कि pressure, जब भी आप pressure कम करेंगे, decreasing pressure, equilibrium shifts towards more moles of gas. ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड पर 1 मोल है गैस का, प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल्स हैं। तो प्रेशर कम करने पर इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? हम कहेंगे जी इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट, मोर PCl3 and Cl2 form as the number of moles of gas is increasing on प्रोडक्ट साइड। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पर गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं, तो अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां पे गैस के मोल्स कम होंगे। जी बेटा, कल इंशाल्लाह ताला ये मैं क्लास करूंगा, इसमें थोड़ा करूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा इस सवाल को भी आप समझ लो तो इंशाल्लाह ताला बात क्लियर हो जाएगी इसमें भी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो याद रख लें हमेशा, बस सिंपल ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रेशर कम होगा, सिर्फ गैस के मोल्स देखने। प्रेशर कम करेंगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर लेस। प्रेशर कम करने पर इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां पे गैस के मोल्स ज्यादा होंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे गैस के मोल्स कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है कि डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर कम किया है, तो आपने कहा जी इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे गैस के मोल्स ज्यादा है। तो प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल्स थे, तो आपने कहा इक्विलिब्रियम राइट साइड पे जाएगा। प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन ऑन द पोजीशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट आसान है, जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, आपने क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब आप इक्विलिब्रियम में दोबारा आने के लिए जो है, अच्छा जी, तो जब आप क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो टू रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम, क्लोरीन की कंसंट्रेशन को कम करना होगा। उसके लिए एक ही तरीका है कि क्लोरीन जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जिस चीज की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम उसके अगेंस्ट जाएगा। अगर क्लोरीन की कंसंट्रेशन कम होती तो इक्विलिब्रियम इसके फेवर में आता, फॉरवर्ड आना शुरू हो जाता। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्लोरीन की कंसंट्रेशन कम हुई है, तो सिंपल पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, position of equilibrium shifts left, more PCl5 forms। ठीक है जी, to reduce the concentration of added substance। ठीक है, जो सब्सटेंस आपने ऐड किया है उसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए आपने क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ाई थी, रिएक्टेंट इसकी रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन कम करेगा। कैसे कम करेगा? मोर PCl5 बनना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली Cl2 कम होगा, दोबारा इक्विलिब्रियम गेन हो सकेगा। जी क्लियर है ये? तो जिस चीज की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम उसके अगेंस्ट जाएगा। जी बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो जल्दी जल्दी बता दें, एक क्वेश्चन में कंप्लीट कर लो। सबको क्लियर है?
अच्छा जी, नेक्स्ट है द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ phosphorus 3 chloride in the equilibrium mixture at different temperatures. The pressure in this is the same in each case. तो आपने टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और उससे PCl3 की परसेंटेज देख रहे हैं. तो एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बढ़ रहा है 200 टू 300 टू 400. सो टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ PCl3 की परसेंटेज भी बढ़ रही है. और PCl3 कहाँ पर है? PCl3 इज ऑन द प्रोडक्ट साइड. So that means on increasing temperature, more forward reaction, more product is forming. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इससे पता ये लग रहा है कि मोर फॉरवर्ड रिएक्शन. कि PCl3 की परसेंटेज बढ़ रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है. तो डिस्क्राइब हाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंजेस विद द टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ क्या चेंज आ रहा है? ठीक है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट इंक्रीजेस द परसेंटेज ऑफ PCl3. और आप ये भी कह सकते हैं कि डिक्रीजेस द परसेंटेज ऑफ PCl5, क्योंकि अगर PCl3 की परसेंटेज बढ़ रही है तो PCl5 की कम हो रही होगी. एक्सप्लेन व्हाट दिस टेल्स यू अबाउट द एनर्जी चेंज इन दिस रिएक्शन. एनर्जी चेंज मतलब कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर, याद रखने, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. ठीक है जी. तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिएक्शन ऑन द राइट साइड इज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. ठीक है जी, एंडोथर्मिक है. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. ठीक है. और डिक्रीजिंग टेम्परेचर अगर कम होता तो फिर ये किसको फेवर करता है? एक्सो. तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से PCl3 की कंसंट्रेशन कम होती तो हम कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. बट यहाँ क्योंकि बढ़ रही है तो इसका मतलब फॉरवर्ड टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है. जी, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है हाउ इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. नो इफेक्ट. कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सो नो इफेक्ट. कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालता है. पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता. The rate of this reaction increases with increase in temperature. Explain why. तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? पार्टिकल्स gains kinetic energy increases, particles moves faster, more effective collisions take place. ठीक है जी. So more effective collisions take place as more particles with energy greater than activation energy. ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी. Phosphorus 5 chloride reacts with water. Phosphoric acid and hydrogen chloride are formed. Construct the equation for this reaction. So phosphorus 5 chloride means PCl5 reacts with water means H2O के साथ रिएक्शन है. क्या बन रहा है? वर्ड इक्वेशन गिवन है हमें. इस किस्म के क्वेश्चन बड़े कॉमन है जिसमें वर्ड इक्वेशन गिवन होती है. आपने इक्वेशन लिखनी होती है तो इसमें फॉर्मूला और बैलेंसिंग चेक हो रही होती है. तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड और HCl बन रहा है. तो इसको चेक कर लें बैलेंस है या नहीं है. तो 5Cl है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 + 3 8 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. ये बैलेंस हो गई कुछ और ये आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया जी. कंडेंसेशन पॉलीमर्स के मोनोमर्स बेटा वो फिर इंशाल्लाह ताला कल देख लेते हैं. कल मैं इंशाल्लाह रिवीजन क्लास करूंगा मॉर्निंग में, सुबह में. ठीक है, होपफुली 10 से 12 या 11 से 1 करेंगे. तो कल उसमें फिर मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है जी, कल मैं रिवीजन क्लास करूंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स की रिवीजन कराऊंगा तो उसमें इंशाल्लाह ताला सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. ठीक है, चलिए जी, कल भी पास पेपर की क्लास होगी. अल्लाह हाफिज. पास पेपर की क्लास इसी टाइम पे हो. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज.